हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का जो हमारा क्लास चलने वाला है, मैं मनु कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और बेसिक जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, वो जो पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनिक एंड टॉक्सिक साइकोसिस, यानी जो आंगिक और मध्यजन मनोविकृति है साइकोपैथोलॉजी में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जानना जरूरी है। तो आइए और शुरू करते हैं कि आखिर जो ये आंगिक और मध्यजन मनोविकृति होती है, ये होती क्या है, इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ ही साथ इनका जो है इलाज ये किस हिसाब से किया जाता है, कौन सी चिकित्सा इसमें लाभदायक होती है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए और शुरू करते हैं कि जो आंगिक मध्यजन मनोविकृति है ये होती क्या है। मनोविकृतियों के शब्द में जो है हमने जो है पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा था। जो हमारा अध्याय नंबर जो 18 था वहाँ पे हमने पढ़ा है। तो मनोविकृति जो है ना, ये एक बहुत ही संगीन मानसिक रोग है और इससे पीड़ित व्यक्ति जो है आत्मसंयम और सामाजिक संतुलन खो देता है। ये हम सबको भी पता है। यदि साधारण बोलचाल की भाषा में कहना चाहें तो रोगी को पागल कहते हैं। नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि वो पागलपन का शिकार हो गया है, क्योंकि उसकी जो माइंडसेट है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह रही। इसके ईड ईगो और सुपर ईगो तथा जो बाह्य वास्तविकता के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता है। वास्तविकता का कोई ज्ञान नहीं रहने के कारण रोगी के व्यवहार को समाज स्वीकार नहीं करता है। इसका रोगी जो है आत्महत्या भी कई बार कर लेता है। मनोविकृतियों को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला जो है क्रियात्मक मनोविकृतियाँ और दूसरा है आंगिक एवं मध्यजन मनोविकृतियाँ। क्रियात्मक को वर्ण का जो है हमने पहले ही वर्णन कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम आंगिक का जो है वर्णन करने वाले हैं। तो आइए और सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सामान्य आंशिक घात मनोविकृति जनरल जो पैरासिस साइकोसिस क्या होता है। यह जो है एक मस्तिष्क पर उपदंश के जो है दूषित प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाला संक्रामक जो है यौन रोग है, वेनेरियल डिजीज है। इसके उत्पन्न रोगाणु और जो संक्रामक विष मस्तिष्क में पहुंचकर स्नायुओं को नष्ट कर देते हैं और मानसिक क्रियाओं को छीन भिन्न कर देते हैं। आंशिक आघात से या जो उपदंश के जो का संक्रमण कई प्रकार के मनोविकृत अवस्थाएं उत्पन्न कर देता है। इसका जो आरंभ है ये युवा अवस्था से हो जाता है, लेकिन उपदंश जो है और मनोविकृति का जन्म जो है ये मध्य अवस्था करीब 30 से 35 एज के आसपास में होता है। इस रोग की तुलना कैंसर, तपेदिक तथा जो है अन्य रोगों से की जाती है। उपदंश अर्थात जो है आंशिक जो आघात के संक्रमण से रोगी में जो है मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक ह्रास देखा जाता है, जिसका अंत जो है लकवा में और कभी कभी मृत्यु में भी होता है। इस आघात के कारण जो है निम्नलिखित 3 विकृतियां जो है वो किसी भी जो है रोगी में पैदा होती है। पहली है शिथिलता, जिसको हम मोटर टॉक्सिया एटोक्सिया बोलते हैं। उपदंश के कारण मस्तिष्क के कोषाणु के नष्ट हो जाने पर इस प्रकार की विकृति का जन्म होता है। यह आंशिक पक्षाघात केवल 2 या 3% रोगियों में ही होता है। उपदंश के संक्रमण के जो है 5 वर्ष से 25 वर्ष के अंत तक यह अवस्था उत्पन्न होती है। यदि रोगी की जो है उचित चिकित्सा नहीं की जाए तो प्रारंभिक लक्षण के जो है दिखलाई देने में या फिर 2-3 साल बाद जो है रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। आंशिक पक्षाघात भी जो है एक आंगिक रोग है। इसमें मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लक्षण दोनों देखे जाते हैं। उपदंश के संक्रमण के कारण जो है उत्पन्न सूक्ष्म विषघात जब शरीर में प्रवेश करता है तो तीव्रता से अब फैलने लग जाता है, तो इस रोग का जन्म होता है। उपदंश के सूक्ष्म विषाक्त को मस्तिष्क में पहुंचने के बाद इस रोग के जो है लक्षण स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। मस्तिष्क में सूजन और विकार के कारण इस रोग का जन्म होता है। जब टिश्यूज फट जाएंगे तो दिक्कत प्रॉब्लम होने चालू हो जाते हैं। शरीर में उपदंश के विषाक्त को अधिक फैलने के साथ साथ मानसिक क्षति में वृद्धि होती जाती है। इसके लक्षण बहुत ही स्पष्ट होते हैं। इनका पता लगाना कोई कठिन काम नहीं होता है। इस रोग की जो है प्रथम अवस्था में रोगी लापरवाह और
अनमनस्क हो जाता है, यानी बिना मन वाला हो जाता है और अपने कार्यों में अशुद्धियाँ करना शुरू कर देता है। वो अपनी गलतियों को समझता है, पर उन्हें यह कह कर टाल देता है कि थक जाने के कारण मुझसे यह गलतियाँ हुई है, परंतु बाद में इन गलतियों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता। बराबर सिर दर्द, चक्कर आने, थकान की शिकायत वो करता रहता है। रोई की जो है मुखाकृति एक विशेष रूप से धारण कर लेती है, वो अलग थलग सा नजर आने लगता है। उसकी जो बोली समझ में नहीं आती, क्योंकि अस्पष्ट होती है, और वो लिखते समय कुछ अक्षरों को भी छोड़ छोड़ देता है। तो फिशर ने बतलाया कि ऐसे रोगियों में जो है चिंता, चिड़चिड़ापन और अत्यधिक महत्वाकांक्षा और स्वाभाविक कमजोरी, मिर्गी से रोगियों जैसा जो है व्यवहार, सोने में गड़बड़ी आदि लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा जो है ये है मस्तिष्क से सुषमना उपदंश, जिसको हम सेरेब्रो स्पाइलिस कहते हैं। सिफिलिस बोलते हैं, माफ कीजिएगा, उपदंश को हम सिफिलिस बोलते हैं। इस प्रकार की जो मानसिक विकृति में सिफिलिस की जो है प्रधानता देखी जाती है। छूत लगने के 6 मास के बाद इस लक्षण को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसके लक्षणों में सिर दर्द, मूर्छित होना, कै करना इत्यादि जो है शामिल होते हैं। और इसका जो प्रमुख मानसिक लक्षण है, ये घबराहट, स्मृति रोग, चिड़चिड़ापन इत्यादि होता है। तीसरा है गति विभ्रम, जिसको हम एटॉक्सी बोलते हैं। यह भी जो है उपदंश जन्य मनोविकृति का तीसरा प्रकार है। इसमें रोगी के सुषुम्ना के पिछले भाग में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, जिससे रोगियों को बाद में सामान्य लकवा मार देता है। इसके रोगियों की संवेदना, सहज क्रिया आदि में गड़बड़ी आ जाती है। इसके रोगी के शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय नहीं रह पाता। इसकी परिभाषा देना चाहें तो कोलमैन ने अपने शब्दों में जो कहा है, उन्होंने कहा है सुषुम्ना के मार्ग में उपदंशी क्षति के कारण जो है उत्पन्न पेशीय असमन्वय को प्रायः शिथिलता कहा जाता है। इसका जो कारण है, ये उपदंशी जीवाणु है, और जो मस्तिष्क में जो है प्रवेश कर स्नायुओं को नष्ट कर देते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में उपदंशजनक जो है ये मनोविकृति का शिकार हो जाता है। कुछ लोगों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह भी बतलाया है कि अधिक मद्यपान, यानी ज़्यादा दारू वगैरह पीने पे और नशा वगैरह करने से मस्तिष्क चोट, कई बार सर पे चोट लग जाता है, तथा आधुनिक युग में चक्रों के कुछ अन्य पहलू इस रोग के कारण है। तो इसका कुछ उपचार भी है। यदि रोग को आरंभ में ही पकड़ लिया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो ये हानिकारक ना हो के थोड़ा सा हानि करता है और ठीक भी हो जाता है लगातार। लेकिन अगर जो क्षति है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेट से इस बीमारी का पता लगा है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और कई कई बार ये ठीक हो भी नहीं पाता है। तो इस चिकित्सा में जो है पेनिसिलिन की सुई का इस्तेमाल किया जाता है। रोगी का चंगा होना स्नायु की क्षति के ऊपर निर्भर करता है। यदि स्नायु अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त हो गया है तो रोगी को चंगा होने में, यानी ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और यदि संज्ञानात्मक क्रियाओं की जो है क्षति अधिक मात्रा में हो गई तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके दोनों रीजन यहाँ पे दिखाए गए। इसके अलावा जो है रोगी को रोग मुक्त करने की दूसरी विधि है ज्वर चिकित्सा। इसमें रोगी को चिकित्सा के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों का के द्वारा उसमें तेज बुखार चढ़ाया जाता है, जैसे मलेरिया का संक्रमण चढ़ा देना, या फिर जो है शॉर्ट ब्रेव यंत्र के द्वारा चढ़ाया गया। इसके जरिए चढ़ाया गया बुखार 104 डिग्री तक जाता है। यार मुझे भी मलेरिया हुआ था और 103-4 डिग्री तक जाता था, मुझे पता है इसके बारे में। और करीब करीब ये 6 घंटे तक रहता है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें है क्या बोलते हैं कपकपाहट से हो जाती है। वैसे तो वो माहौल याद करके और पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है। तो इसका उपयोग से जो है ना, कई बार अस्थायी सुधार तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार आ जाता है। इसके अलावा जो है तीसरी विधि सांख्यिया का भी उपयोग किया जाता है। रोगी को सांख्यिया का उपयोग कराया जाता है। इसके कारण जो है कुछ धातु के कारण भी जो है ना मनोविकृति उत्पन्न होती है, जिसमें पारा, मैग्नीज, सीसा जो है अधिक मात्रा में बॉडी में प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति को
अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक और स्नायु विकृतियाँ जो है जन्म लेती है। जैसे पारा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है आजकल मैगी में, रियलिटी है। और भी कई सारे जो खान पान है, और जो ऐसे कह सकते हैं हम कि जो जंक फूड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका जो है इस्तेमाल आप बहुत कम ही, खाने पीने की चीज़ों में बहुत कम ही आप इस्तेमाल करें, नहीं तो आगे चल के जो है मनोविकृतियों का शिकार आपको होना पड़ेगा। और फिर साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है नहीं, तो भागना पड़ेगा फिर कहीं कहीं, तो उससे अच्छा है। और बीमारियों का पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि अपने यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सजग भी नहीं है इन मामलों में। तो अगर जो है शीशा आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा, लेड जो है, लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा चले जाए, और यदि रोगी को जो है, रोगी के बॉडी से शीशा निकल जाए, तो फिर ठीक होने की संभावना अधिक होती है। यदि किसी प्रकार जो है रोगी में के शरीर में पारा प्रवेश कर जाए, तो व्यक्तित्व स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, जिसमें चिड़चिड़ापन, तीव्र संवेग, अभिव्यक्तियाँ, आलस्य, विस्मृति आदि के लक्षण उत्पन्न हो जाता है। और दवा के माध्यम से इसे निकाला भी जाता है। अगर जब तक ना निकाला जाए तब तक रोगी जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है एक पार्किंसन रोग। इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि हमने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है पार्किंसन रोग के बारे में, पीजी सेकेंड सेमेस्टर में। फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे कि जो है पार्किंसन रोग आखिर होता क्या है। क्योंकि हमने वहाँ पे जो पार्किंसन रोग पढ़ा था वो न्यूरोसाइकोलॉजी में पढ़ा था, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं साइकोपैथोलॉजी में पढ़ रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। वहाँ पे हमें कारण जानने को मिला था और यहाँ पे चिकित्सा जानने को मिलेगा। यह रोग जो है केंद्रीय स्नायु मंडल का जो है जीर्ण रोग है। इसमें थैलमस, वेसल गैंग्लिया आदि जो है सन्निहित होते हैं। यह रोग जो है 30 वर्ष की आयु के बाद पकड़ता है। खासकर 50 से 70 की आयु वाले रोग व्यक्तियों में जो है यह रोग काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ये होता है कि ये ज़्यादा बूढ़े रोगों को ही पकड़ता है। इसका जो लक्षण है, ये मुख्य लक्षण ये है कि रोगी की मांसपेशियों में कंपन तथा कठोरता आ जाती है। खासकर यह एक बाँह है, और फिर शरीर के उसी भाग के पैर में यह कंपन बढ़ती जाती है। इसके बाद गर्दन और मुख में कंपन होने लग जाती है। तब कहीं शरीर के दूसरे भाग में जो है इससे प्रभावित होने लग जाते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे रोगी का चेहरा कठोर होते जाता है, वो आगे की ओर झुकता रहता है। यदि इस रोग की रोकथाम नहीं की जाए तो रोगी जो है असहाय भी हो जाता है, और दूसरे के लिए तो भार बन ही जाएगा। तो पार्किंसन रोग जो है एक जीर्ण तथा विकासोन्मुख तंत्रिकीय विकृति है, जिसकी विशेषता जो है क्रियात्मक प्रकंपन, कठोरता और वाचिका शक्ति का ह्रास और मनोविकृति लक्षण है। इसके कारण जो है मस्तिष्क चयापचय में अर्जित होना जो है दोष माना जाता है। इसके लिए कोई भी ज्ञात उपचार विधि वर्तमान में नहीं है। इस चीज़ को याद आप रखिएगा। इस थोड़ा सा इसके बारे में उपचार भी हम देख लेते हैं। उपचार तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जान सकते हैं कि किस चीज़ से थोड़ा बहुत कम हम कर सकते हैं। तो इसके जो है इस रोग की जो है चिकित्सा के लिए कोई प्रभावशाली विधि अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ दवाओं के द्वारा रोगी के कंपन को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, लेकिन बाद में चलकर रोग पर दवा का असर कुछ नहीं पड़ता है और वो बढ़ता ही चला जाता है। मासलैंड ने बतलाया है कि शल्य चिकित्सा के द्वारा इस रोग का उपचार किया जा सकता है। मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त भाग को काटकर हटा दिया जाता है, जिससे रोगी में को आराम मिलता है। करीब 90% रोगियों में प्रकंपन और कठोरता को दूर किया जा सकता है या फिर उसे में कमी लाई जा सकती है। इसके बाद है हंटिंगटन रोग, या फिर जिसको हम कोरिया भी बोलते हैं। केंद्रीय स्नायु मंडल जो है हरासी रोग को हंटिंगटन कोरिया कहा जाता है। और 1872 में सर्वप्रथम अमेरिकन तंत्रिका विज्ञता ने इस रोग के बारे में बतलाया कि इस रोग के जो है रोगी वो पूरे संसार में पाए जाते हैं। यह प्रौढ़ रोग जो है प्रौढ़ व्यक्ति में 30 से 50 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है, और इस रोग की जो है प्रमुख विशेषता जीर्ण और विकासोन्मुख कोरिया है। अनैच्छिक, अनियमित ऐंठन तथा झटकापूर्ण गतियों को कोरिया कहा जाता है। इसके जो है रोगी में मानसिक ह्रास और मनोभ्रंश पाए जाते हैं।
इसकी परिभाषा कोलमैन ने इस प्रकार दी है कि हंटिंगटन जो कोरिया है वंशानुगत एक असाध्य रोग है जिसमें झटका, स्फुरण गतियाँ और मानसिक ह्रास पाए जाते हैं। इस रोग से जो लड़कियां तथा स्त्रियां अधिक प्रभावित होती हैं, तो इसके कुछ लक्षण भी हैं। मुख्य शारीरिक लक्षण के अंतर्गत अनियंत्रित क्रिया आ जाती है। इस रोग के तीव्र होने के साथ बहुत ही व्यापक और उग्र हो जाता है। यह रोग आगे जैसे बढ़ता जाता है, यह क्रिया लगातार चलती जाती है। व्यक्ति जो है इसमें रोगी का सिर जो है कांपने लगता है, जबड़ा में प्रकंपन उत्पन्न हो जाता है, जीभ और ओठ जो है ये चटकारा भरने लगते हैं और धीरे धीरे सारा शरीर प्रकंपित हो जाता है। इस तरह की जो है क्रियाएं उस समय अस्पष्ट रूप से उग्र होती हैं। और जब रोगी जो है उत्तेजित हो जाता है, जब रोगी सो जाता है, तो ये क्रियाएं भी समाप्त हो जाती हैं। और अंतिम अवस्था में जो है रोगी जो है वो व्यामोह का शिकार या फिर रोग भ्रम का शिकार हो जाता है और उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह अत्यधिक अनियंत्रित क्रियाओं एवं तीव्र मानसिक विषमता से ग्रस्त हो जाता है। इसके उपचार के लिए कोई अभी भी बहुत ज़्यादा कोई वैज्ञानिक विधि नहीं पाई की गई है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसे रोगियों के द्वारा जो है बच्चे पैदा करना रोक दिया जाए, यानी उनकी शादी वगैरह ना किया जाए, तो फिर उस रोग के जो है रोगी आने वाले समय में पैदा ही नहीं होंगे, तो फिर रोग बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। इसके बाद है अल्जाइमर रोग। ये अल्जाइमर रोग आखिर होता क्या है, तो इस बारे में हम जानेंगे। और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए और शुरू करते हैं कि अल्जाइमर रोग आखिर होता क्या है। अज्ञात कारणों से उत्पन्न रोगों में अल्जाइमर रोग भी है। सर्वप्रथम जो इसका पता जर्मनी के जो है मनोचिकित्सक अल्जाइमर ने 1907 में लगाया था और उन्हीं के नाम पर ये अल्जाइमर रोग का नाम पड़ा था। शरीर के किसी अंग में क्षति के कारण व्यक्ति के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के ह्रास देखे। यह रोग जो है 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को पकड़ता है। तो इससे जो है पूर्व जराजन्य मनोभ्रंश का एक प्रकार भी कहा जाता है। यह ज्ञात नहीं रहता है जिस कारण से जराजन्य मनोभ्रंश रोग होता है, उसी कारण से यह भी हुआ है। यह प्रायः मर्दों की अपेक्षा औरतों में अधिक पाया जाता है। उपचारात्मक दृष्टिकोण से यह रोग जो है जराजन्य मनोभ्रंश से मिलता जुलता है, फिर भी यह रोग जराजन्य मनोभ्रंश से जो है मौलिक रूप से भिन्न है, क्योंकि यह जो है 40 से 45 वर्ष के रोगों को ही पकड़ता है। और दूसरी बात है कि इसका विकास जो है काफ़ी तेज गति से होता है। इसके जो है तीव्र मस्तिष्क क्षति और मानसिक ह्रास प्रथम अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरी बात यह है कि वाचाघात यानी बहुत तेज बोलना तथा चेष्टा क्षति का विकास इस रोगी में बारंबार होता है, जिससे शब्दोच्चारण में तीव्र गड़बड़ी पैदा हो जाती है। सरासन ने 2010 में इसका जो है परिभाषा दिया और कहा कि अल्जाइमर जो है एक जीर्ण मस्तिष्क रोग है जो जीवन के चौथे दशक के आसपास होता है, जिससे स्नायु कोष में बढ़ती हुई क्षति सन्निहित होती है, जिसके कारण अस्पष्ट उच्चारण, अनैच्छिक मांसपेशीय गतियाँ तथा क्रमिक बौद्धिक ह्रास के कारण जो है स्मृति ह्रास भी देखा जाता है। इसके जो लक्षण है इसमें त्रुटियाँ काफ़ी सारा पाई जाती है, जिसमें जो है क्रमिक ह्रास, तर्क शक्ति, एकाग्रता, कार्यकुशलता आदि में ह्रास हो जाता है। दूसरा इसका जो है ये रोग के बढ़ने के साथ साथ बौद्धिक ह्रास भी उसमें स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। खासकर उसकी स्मरण शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है और वह खिन्न और सशंकित चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। उसमें संवेदनात्मक उदासीनता देखी जाती है। प्रायः वो हंसते और चिल्लाते भी पाया जाता है। वह बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भ्रमण करता है तथा एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है। वह बोलने में कठिनाई उससे होती है और बाद में रोगी पढ़ने लिखने में भी असमर्थ हो जाता है। तीसरी अवस्था में रोगी जो है समय, स्थान और व्यक्ति की ओर उदासीन हो जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी और अन्य संबंधियों को भी नहीं पहचानता है। इसके बाद आता है एक पीक रोग। लेकिन जो है पार्किंसन रोग में हम ऑक्सीजन और विटामिन देकर और उसे तनाव से बचा सकते हैं। पीक रोग जो है पीक डिजीज, ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पीक डिजीज जो होते हैं ये होता क्या है। आर्नोल्ड पीक ने सर्वप्रथम इस रोग के बारे में 1892 ईस्वी में बताया था। यह स्नायु मंडल का जो है बाहरी जो है रोग है, जो व्यक्ति में 40 से 50 वर्ष की आयु में पकड़ता है। फिर उन्होंने बताया कि मर्दों की अपेक्षा स्त्रियों में यह रोग अधिक होता है। दोनों का अनुपात 2:3 है, यानी 40% पुरुषों में तो 60% महिलाओं में।
इस रोग का निदान जो है बहुत कठिन है, क्योंकि प्रथम अवस्था में व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखा जाता है जो क्रियात्मक मनोविकृति के समान होता है। जब यह रोग कुछ वर्षों तक बढ़ता है तो तंत्रिकीय जांच में के बाद इसका निदान होता है। इसका जांच जो है ये एयर इंसेफेलोग्राम के द्वारा की जाती है। सरासन ने 2010 में इस रोग का जो है परिभाषा इस प्रकार दिया है कि पीक रोग प्रगतिशील मनोभ्रंश एक प्रकार है जो बृहत मस्तिष्क वल्क में अपक्षय के कारण होता है। इसका जो लक्षण है ये, इस रोग का विकास क्रमिक एवं मंद गति से होता है। इसके रोगियों की जो है चिंतन क्रिया एवं एकाग्रता में कठिनाई होती है, उसमें स्मृति दोष भी पाए जाते हैं। वे शीघ्र थकावट का अनुभव करने लगते हैं। नैतिक बल कमजोर होने से उनके चरित्र में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह वे सभी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक अभिव्यजित भी नहीं कर पाते हैं। सर्वप्रथम उन्हें अग्रखंड और शंखखंड, अग्रपाली और शंखपाली में क्षीणता देखी जाती है। इसके बाद यह क्षीणता और भी तीव्र हो जाती है और मानसिक ह्रास में वृद्धि हो जाती है। उसकी बौद्धिक क्रियाओं एवं निर्णय शक्ति का ह्रास तीव्र हो जाता है। केंद्रीय वल्कीय घात के कारण रोगी में गूंगापन और चेष्टा क्षति पाई जाती है। इस रोग का जो है सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसके रोगी की वर्तमान स्मृति में क्रमिक ह्रास देखा जाता है, जिससे रोगी अपने कार्य को करने में अयोग्य हो जाता है। अभी तक इस रोग के जो है कारण के संबंध में पता नहीं चला है। एक परिवार में एक सदस्य दूसरे सदस्यों तक, यानी जेनेटिक तो ये है, और वंशानुगत भी इसे कहा जाता है। इसके जो रोगी हैं 2 से 7 वर्षों के बीच में डेथ कर जाते हैं। सुविधा के लिए इसके रोगी को अस्पताल में भर्ती करा देना उचित है, और ये जो है अज्ञात कारणों का एक। इसके बाद जो है औषध दुरुपयोग से उत्पन्न मनोविकृति। आखिर क्या, कौन सी जो है मनोविकृति किस औषध के जो है दुरुपयोग से, ड्रग्स लेने से उत्पन्न होती है। औषध मतलब यही नहीं कि केवल दारू और जो बाकी सारी चीज़ें हैं केवल वही है, नहीं, जो दवाइयाँ हम लेते हैं उसका भी जो साइड इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी इसका जो है असर उस पर पड़ता है। तो आइए और देखते हैं। नशीली वस्तुओं के सेवन की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में भी चिकित्सक भी जो है शारीरिक रोगों की चिकित्सा में नशीली वस्तुओं को दवा के रूप में व्यवहार करते थे। कुछ नशीली वस्तुओं का लगातार सेवन से व्यक्ति के व्यवहार पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कुछ तो ऐसी नशीली चीज़ें होती हैं जिनके उपयोग से कुछ विशेष प्रकार की मनोविकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ इतना बात याद रखें कि सभी व्यक्तियों को जो नशीली वस्तुओं का उपयोग करते हैं मनोविकृतियाँ नहीं होती है। फिर भी नशीली चीज़ों को दवा के रूप में सेवन करने से इसका हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जैसे अफीम, कोकीन, सांखिया आदि नशीली वस्तुओं के अंतर्गत आती है। अफीम खाने से व्यक्ति की चिंताएं और कष्ट कुछ देर के लिए दब जाते हैं, व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार कोकीन के उपयोग से व्यक्ति को शांति मिलती है, थकान समाप्त हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति नशीली वस्तुओं के आदी हो जाते हैं तो इनके सेवन के बिना बेचैन हो जाते हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के आत्मनियंत्रण पर बुरा पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में नैतिकता का कोई महत्व नहीं रह जाता और वे आसानी से किसी को धोखा देते हैं। चोरी और बेईमानी करने में थोड़ा सा भी वे नहीं हिचकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। तो मद्यप मनोविकृति अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। शराब पीना आधुनिक युग का फैशन है, रियलिटी भी है। आजकल तो अगर कोई पार्टी में शराब नहीं पीता तो उसके दोस्त उसे पार्टी में ले जाने के लिए नहीं भैया। मेरे ही दोस्त का भी बहुत सारे हैं लोग जो दोस्ती की तरह हैं, फिर भी मुझे पार्टी में ले जाना पसंद नहीं करते क्योंकि मैं पीता ही नहीं। तो इसके मायाजाल से हैं कुछ व्यक्ति बच जाते हैं और अधिकांश तो लपेट में ही आ जाते हैं। आज के तथाकथित सभ्य परिवार के लोग तो शराब के बिना भी नहीं जी सकते। लोगों का विश्वास है कि थोड़ी शराब पी लेने से भूख बढ़ती है, आनंद की प्राप्ति होती है। लोग शराब पीकर थोड़ी देर के लिए मानसिक द्वंद से छुटकारा पा लेते हैं। मद्यपान का यह रूप जो है सामान्य माना जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है शराब के गुलाम हो जाते हैं। अगर दारू ना मिले तो काम नहीं चलता। वे इसका जो है सेवन अधिक मात्रा में करते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो दिन रात शराब के नशे में पड़े रहते हैं।
जब शराब पीने को नहीं मिलती है तो वे बेचैन हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को जो है मद्यशारिक या मद्यप कहा जाता है। इस मद्यप सेवन के कारण कुछ लक्षण व्यक्ति में देखे जाते हैं, इन्हें जो है मद्यशारिक मनोविकृतियाँ कहते हैं। इस प्रकार की जो है मनोविकृति के अंतर्गत विकृत मदाक्ता आदि मनोविकृतियाँ आती हैं। इसके बाद है मिर्गी। मिर्गी के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है एक चैप्टर होने वाला है। तो आइए और जो है मिर्गी के बारे में इसी चैप्टर में जान लेते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन सा एक चैप्टर है, जो है टॉपिक है मिर्गी, जिसको हम एपिलेप्सी भी बोलते हैं। और इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो कई सारे जो है हमारे पास जानकारी जो है निकल कर आने वाली है। तो आइए और देखते हैं कि जो है मिर्गी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। और जब आप न्यूरोसाइकोलॉजी पढ़े होंगे वहाँ पे हमें थोड़ा सा इसके बारे में देखने को मिला था, लेकिन आइए और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिर्गी होता क्या। सरासन ने इसकी जो है परिभाषा दी है कि आकस्मिक आक्रमण तथा चेतना शून्यता से उपयुक्त मस्तिष्क के कार्य में क्षणिक उपद्रव को, जिसमें जो है मांसपेशी की स्फूर्ति, संकुचन, ऐंठन सन्निहित होते हैं, मिर्गी कहते हैं। मिर्गी के दौरे अल्पकालीन हो सकते हैं या फिर दीर्घकालीन भी, और इसके दौरे की जो है पुनरावृत्ति की भी संभावना रहती है। तो जब हम इस परिभाषा को विश्लेषण करते हैं इस परिभाषा का, तो हमें कुछ चीज़ें मिलती है। पहला है मिर्गी के रोगी के जो है मस्तिष्क में क्षणिक उपद्रव होता है। दूसरा, इस उपद्रव की विशेषता आकस्मिक आक्रमण एवं चेतना शून्यता है। रोगी का जो है मिर्गी दौरा अचानक पड़ने पर चेतना खो देता है। तीसरा है रोगी के मांसपेशी में ऐंठन एवं आकस्मिक आवेग पाया जाता है। चौथा है मिर्गी के दौरे अल्पकालीन हो सकते हैं। और पांचवा है दौरे फिर से पड़ सकते हैं। तो जब भी आए क्वेश्चन इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके बाद मिर्गी के कुछ प्रकार हैं। इसमें ग्रैंड मॉल आता है, पेरिएटल आता है, और भी कई सारे आते हैं। करीब 4 प्रकार हैं। तो आइए और हम देख लेते हैं। कड़ा दौरा, जिसको हम ग्रैंड मॉल दौरा भी कहते हैं। इस प्रकार का दौरा सबसे बड़ा दौरा माना जाता है और करीब मिर्गी के 60% रोगी जो हैं इस रोग से ग्रसित होते हैं। तो इस दौरे की जो है 4 क्रमिक अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था, रोगी जो है बहुत जोर जोर से चीखने के बाद जो है पूर्ण रूप से बेहोश होकर गिर पड़ता है। दूसरी अवस्था है, प्रथम अवस्था के बाद रोगी के सारे शरीर तथा मांसपेशियों में एक प्रकार का संकुचन एवं ऐंठन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण जो है रोगी को कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इसे टॉनिक संकुचन की अवस्था भी कहा जाता है और यह 15 से 30 सेकेंड के बीच में रहती है। तीसरी अवस्था को क्लोनिक अवस्था कहते हैं। इसमें मांसपेशियों के तालबद्ध रूप से झटके देखे जाते हैं और रोगी अपना मुंह, नाक, सिर आदि जमीन में रगड़ने लग जाता है तथा उसके शरीर से मुंह से झाग निकलने लगता है। उसकी आंखों में खून आना तथा मल मूत्र का त्याग भी शुरू हो जाता है। करीब 1 मिनट के बाद यह अवस्था समाप्त होने लगती है और रोगी के मांसपेशियों में तनावहीनता देखी जाती है और रोगी सामान्यता की ओर आने लगता है। चौथी अवस्था में जो है रोगी में तंत्रिका संबंधी असामान्यताएं तथा गहरी नींद में सोने की क्रिया देखी जाती है। यह अवस्था कुछ मिनटों तथा घंटों तक रह सकती है। रोगी जब होश में आता है तो उसे किसी बात का ज्ञान नहीं रहता है और इसके साथ ही उसमें स्मृति लोप भी देखा जाता है। रोगी में जो है मिर्गी के दौरे एक दिन में कई बार पड़ सकते हैं या फिर कभी किसी में साल भर में एक बार दौरा पड़ता है। यद्यपि जो है दौरे से रोगी के शिकार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, फिर भी रोगी में अस्थायी रूप से शारीरिक और मानसिक क्षति नहीं देखी जाती है। कुछ मिर्गी के दौरे पड़ने से पहले पूर्वाभ्यास जैसे दर्द या फिर सर्दी गर्मी की संवेदना, दम घुटना, हृदय बैठना आदि के अनुभव करते हुए पाए जाते हैं। दूसरा है पेरिएटल इलनेस,
या फिर हल्का दौरा। मिर्गी के इस प्रकार के दौरे में हल्का दौरा पड़ता है और रोई की चेतना का जो है क्षणिक ह्रास होता है। रोई का रंग पीला पड़ जाता है, वह जो कार्य करता है दौरा पड़ने पर उसे छोड़ देता है तथा उसका चेहरा भाव शून्य हो जाता है। रोगी कुछ बुदबुदाने लगता है तथा ऐसा सुनने में आता है कि रोगी के मुंह से आवाज़ निकल रही है। ये दौरे जो है अल्पकालीन होते हैं और 1 से 40 सेकेंड के बाद ही यह होता है और ये बचपन में ही जो है ये दौरा पड़ता है। 20 वर्ष के बाद शायद ही कोई व्यक्ति जो है इस दौरे का शिकार होता है, तो हल्का दौरा ये 20 वर्ष से कम ही बच्चों में होता है। इसके बाद है जैक्सोनियन दौरा यानी जैक्सोनियन एपिलेप्सी। इस प्रकार की जो है मिर्गी का वर्णन सर्वप्रथम में जो है ये जैक्सन ने किया था 1900, तो इसलिए जो है हम इसको जैक्सोनियन मिर्गी भी कहते हैं। इस प्रकार के मिर्गी में जो है संकुचन के दौरे के किसी एक भाग तक ही सीमित रहते हैं। इसमें खासकर बाँह, पैर या फिर मुंह कांपने लगता है। कुछ रोगियों में यह कंपन मुंह से शुरू होता है, धीरे धीरे आँख, चेहरा और गर्दन तक फैल जाता है। कुछ अन्य रोगियों में यह अंगूठा से शुरू होता है और हाथ, बाँह तथा कंधा तक फैल जाता है, या फिर यह कंपन पैर के अंगूठों से शुरू होकर पैर तथा जांघ तक फैल जाता है। इस प्रकार के रोगी में प्रायः चेतना रहती है, परंतु चेतना रहने पर भी वह असहाय होता है। इस प्रकार की मिर्गी की उत्पत्ति प्रायः शरीर के किसी भाग पर दबाव पड़ने या फिर मस्तिष्क के किसी स्थान पर चोट लग जाने से भी हो जाती है। शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका संभव जो है वो यानी ऑपरेशन करके इसको ठीक किया जा सकता है। इसके बाद जो है मिर्गी का मनोगत्यात्मक या फिर मानसिक प्रकार, और ये जो है लास्ट प्रकार है। इस प्रकार की मिर्गी के दौरे में सबसे प्रधान जो है लक्षण मानसिक गड़बड़ी है। इस रोगी में अन्य रोगियों की की तरह भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसके रोगी की चेतना धुंधली हो जाती है, लेकिन रोगी अपना कार्य करता हुआ रहता है। देखने में वह चेतन ज्ञात होता है। यह दौरा कुछ सेकंडों या मिनटों तक रहता है। किसी खास रोगी में यह कई दिन तक चलता रहता है। जब रोगी इसका शिकार होता है तो विचित्र व्यवहार करता है। यदि किसी काम को वो करता है तो फिर वो उसी काम को दोहराता है। उनके अनेक कार्य इस प्रकार अव्यवस्थित होते हैं। इसके शिकार जो हैं रोगियों की अपेक्षा मर्द अधिक होते हैं। इसके जो है तीव्र आवेग में आकर रोगी अचानक क्रोधित हो जाता है और कभी कभी वस्तुओं को इधर उधर फेंकने लग जाता है, तो कभी कभी इधर उधर दौड़ने लगता है, तो कभी इसकी जो है रोगी हिंसा भी कर देता है। मिर्गी के कारण जो है जैविक भी हो जाते हैं, यानी जैविक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी भी आता है। मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, और मनोवैज्ञानिक कारण जो है ये मिर्गी के दौरे में जो है मनोवैज्ञानिक प्रतिबल का जो है संभावित महत्व होता है। दूसरा है अपशमारी और तीसरा है व्यक्तित्व, अपशमारी व्यक्तित्व के अस्तित्व का प्रश्न, और तीसरा है वेदना से ऐसे परिवर्तन जो रोगी के जीवन को प्रभावित करते हैं, ऐसे उनके प्रति जो है रोगी की प्रतिक्रिया क्या होती है। और तीसरा है सामाजिक कारण। प्रायः सभी जातियों या उपजातियों के लोग जो हैं मिर्गी के शिकार होते हैं, हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे। फिर भी अध्ययनों से पता चला है कि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोग इसके शिकार ज़्यादा होते हैं। समाज में पिछड़े लोग अंधविश्वास तथा अन्य सामाजिक कारणों के चलते मिर्गी के रोगी की चिकित्सा करवाने में असमर्थ रहते हैं। इसके अलावा मिर्गी के रोगी को किसी प्रकार की नौकरी में भी रखने में हिचकते हैं, खासकर ड्राइवर पद पर तो इनकी बहाली होती ही नहीं है। एक रोगी जो है वो बचपन में बिल्कुल सामान्य था, वह स्कूल में पढ़ने में ज़्यादा था। यदि किसी कारण वह समय पर पढ़ने नहीं बैठता था तो उसका पिता जो थे वो अनपढ़ थे, उसके बाल पकड़ के उसके सिर को दीवार से टकरा टकरा के मारते थे। यह क्रम करीब 1-2 साल तक चलता रहा। अंत में एक दिन बालक में मिर्गी का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पिता ने समझा कि उसको भूत पिशाच पकड़ लिया। उसने झाड़ फूँक शुरू हुई और ओझा-गुनी का सहारा लिया जाता रहा, परंतु रोग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा और एक दिन वह नाली में गिरकर मिर्गी के दौरे के दौरान ही मर गया। रियलिटी भी है। इसका जो उपचार है मिर्गी का, ये कई सारे तरीकों से किया जाता है, और इसमें जो है उपचार में जो है दवाओं का उपयोग काफ़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा विधि भी
उपयोग जो है प्रचलित हो रही है। इसका उपयोग उसी समय होता है जब दवा का असर कुछ नहीं करता है और मस्तिष्क के घाव के ऑपरेशन से कोई खास जो है अन्य स्नायु त्रुटियां जो है विकसित नहीं होती हैं। रोगी के चोट आदि से बचाने के लिए सिर के नीचे तकिया या फिर मुंह में जो है साफ कपड़ा डाल देना आवश्यक है, जिससे ओंठ और जीभ न कट सके। इन दवाओं के साथ साथ मनोचिकित्सा का भी जो है काफ़ी लाभ देखा गया है और 30% रोगियों में जो है मनोचिकित्सा के द्वारा उनकी तीव्रता में कमी लाई जा सकती है। तो ये था हमारा आंगिक और मध्यजन मनोविकृति। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जो हमारा 20वां नंबर जो चैप्टर होगा ये होगा वृद्धावस्था से संबंधित मनोविकृतियाँ। और करीब करीब यहाँ से 7 से 8 चैप्टर हैं इसमें। तो उम्मीद है कि आपको सारे चैप्टर बेहतर ही समझ में आए होंगे।